Hello everyone, I'm Priyanka Ranveer, your mastermind faculty, and today I'm here with a very successful person, I would say, because बहुत अच्छा रैंक लिया है उन्होंने। और इस इंटरव्यू की शुरुआत मैं करना चाहूंगी कुछ दो लाइनों के साथ। The formula for success is first thought, first step and first action। तो अगर इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो कुछ ऐसा होगा। सफलता का सूत्र है प्रथम विचार, प्रथम कदम और प्रथम कार्रवाई। सो प्रथम और सक्सेस हमेशा एक साथ चलते हैं। हर चीज की पहल जो है वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ही आज जो हमारे साथ कैंडिडेट है उनका नाम भी प्रथम है। He is Pratham Sharma and he has scored rank 81 in NORCET. So hello Pratham, welcome to NNL platform. Hello, man. So Pratham, we are really happy to have you here and आप भी मुझे लग रहा है आपको देख कर कि आप काफी खुश हैं। 81 रैंक बहुत अच्छा रैंक है and congratulations for that. Thank you, ma'am. ग्रेट। ओके, सो प्रथम आप पहले मुझे ये बताइए, जब आपने रिजल्ट देखा तो आपका रिएक्शन कैसा था? मैम, फर्स्ट टाइम जब रिजल्ट आउट हुआ था इवनिंग में, तो पहला तो मुझे ये लगा था मैं ये तो भी पास कर देते हैं। फिर जब मैंने अपना रोल नंबर पहले था चेक करा, देखा कि मेरा कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंटेज हैं, कितना मेरा रैंक आया है। उसके बाद फिर मैंने उसको 10 बार किया, 10 बार देखा कि कहीं ये मेरा रोल नंबर ही है, कहीं मैं किसी और का तो नहीं देख रहा, कहीं यही मेरा विश्वास रैंक नहीं हो है। रहा था? यस मैम, विश्वास नहीं हो रहा था। ओके, ठीक है, तो फाइनली फिर आप विश्वास 10 बार देखने पे हुआ? यस मैम, मैंने 10 बार चेक किया अलग अलग जगह से कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। और बिल्कुल बनता भी है कि आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है और इतनी मेहनत करी है, तो ये थोड़ा सा तो सरप्राइजिंग रहता ही है हर यस किसी मैम, के लिए। और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? उनको मैं जब बताया तो वो बहुत खुश थे। और क्या कहा आपने एकदम से, मतलब लाइक आप घर पे चेक कर रहे थे रिजल्ट या कहीं जी बाहर मैम, मैं घर पे ही चेक कर रहा था। घर पे चेक कर रहे थे? तो मेरी मम्मा मेरे साथ बैठी थी, तो फिर मैं जब उनको प्रैक्टिस चेक करने के बाद बताया कि मेरा रैंक अच्छा है, क्या है, तो वो बहुत खुश हुई थी। फिर उन्होंने पापा को कॉल किया, फिर उनको बताया। हाँ, तो फिर तो ये तो बहुत अच्छा है। पेरेंट्स जो है वो, उनके लिए बहुत खुशी की बात जी है मैम। क्योंकि बहुत मेहनत की होती है उन्होंने आप पे। जी तो अच्छा लगता है सुन के कि आप सक्सेसफुल तो हो गए। अच्छा ये बताइए, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं मैम, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। प्रीवियस मैंने 9 से 5 के अंदर अटेम्प्ट किया था। ओके, फाइन। तो सेकंड अटेम्प्ट था, तो आपको आपको डिफरेंस लगा कुछ पहले वाले में और अभी में? लगा कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ी या कंपैरेटिवली आपको इजी लगा? जैसे एम्स का है, एम्स का हर सेशन के बाद वो कहता है अपना पूरा चेंज कर देता है। एग्जैक्टली। मतलब एग्जाम का तरीका हो गया, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जो 9 से 5 के अंदर क्वेश्चंस आए थे, जो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन थे, वो टोटल ऐसे थे, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, फैक्चुअल क्वेश्चन थे। जो मेंस के अंदर आए थे 9 से 5 के अंदर, वो डायरेक्ट जो थे क्वेश्चन, वो क्लिनिकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन थे। प्लस उसमें ये था कि 100 क्वेश्चन हैं, आपको कहते हैं 90 मिनट मिलते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग था वो उसके अकॉर्डिंग करा था। अब इस बार अचानक से उन्होंने चेंज कर दिया कि आपको कहते हैं 5 सेक्शन मिलेंगे, 18 मिनट फॉर ईच सेक्शन, 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन देखने हैं। आपको उनको रिविजिट करके भी देखना है कि कहीं आपने क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया, गलत तो नहीं पढ़ लिया। हाँ जी। अच्छा, मुझे कुछ अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? मैं शुरू से ही मतलब एवरेज, अबव एवरेज था, तो एवरेज भी नहीं बोलूंगा। मेरा ये था कि मेरा फोकस जो था ये रहता था कि जो मैंने पढ़ा है स्कूल के अंदर, जहाँ से भी मैंने इंफॉर्मेशन अटेन की है, सबसे पहला मेरा फोकस होता था कि एटलीस्ट मैं उसको रिवाइज करूँ आगे बढ़ने से पहले। और बार बार रिवाइज करता रहूँ, चाहे मुझे याद है वो चीज़, बट मैं उसको रिवाइज करता रहूँ, जिससे वो मेरी रिसेंट मेमोरी में बनी रहे। जी। अच्छा, आपने बीएससी कहाँ से की है?
मैम मैंने जीएनएम करी थी, पहले जीएनएम करी थी, फिर उसके बाद मैंने पोस्ट बीएससी करी थी जयपुर से। जी, तो उसके बारे में बताइए, आपका जीएनएम और पोस्ट बेसिक का कैसे, आप कहाँ से आपने करी स्टडी? मैंने अलवर से किया, जो अलवर मेरा होम टाउन है, उसमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग हरीश हॉस्पिटल है, उधर से मैंने जीएनएम करी थी। और फिर जीएनएम करने को खत्म करते ही मतलब जब उसका रिजल्ट आया उसी टाइम मैंने कहते हैं पोस्ट बेसिक में कहते हैं एडमिशन ले लिया। और फिर मैंने पोस्ट बीएससी करी जयपुर के तो ओके। अच्छा, अब जैसे आप अभी बात ही कर रहे थे कि पिछले साल की कंपैरेटिव अभी काफी डिफरेंसेस है इसके पैटर्न में, जैसे सेक्शन वाइज कर दिया है ना? तो आप मेंटली और एकेडमिकली इतने प्रिपेयर्ड थे, आपको लगा कि प्रेपरेशन मेरी है उतनी कि मैं सेक्शन वाइज भी इजीली डील कर लूंगा? भाई मेरे को मुझे मेरी प्रिपरेशन के ऊपर पता था कि मैं जैसा पढ़ रहा हूँ, जो मेरा गोल था वो मैं अटेन कर रहा हूँ, जो डेली कोर्सेज का और रिवीजन का टॉपिक्स का गोल था। बट अचानक से जब ये आया तो बहुत अजीब लगा कि मतलब जिस तरीके से मैंने नौ सेट साइंस के बाद जब मैंने जैसा सोचा कि मैं 100 क्वेश्चन 90 मिनट, तो मैं किस हिसाब से इस बार नौ सेट सिक्स के अंदर उनको कैसे करूँ जिससे मेरा रैंक आए। तो वो टोटल जो मेरा 4-5 मंथ का जो मतलब 2-3 मंथ में जो मैंने मतलब प्लानिंग की थी कि मैं ऐसे अटेम्प्ट करूंगा ऐसे करूंगा, वो टोटली चेंज हो गया था। उसके कुछ दिन बाद मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने समझाया कि प्रिपरेशन है, पेपर सेम है, सिर्फ थोड़ा सा वे चेंज हुआ है उसका। जी, तो आप मेंटली फिर प्रिपेयर्ड हो गए थे लाइक एग्जाम से पहले कि लाइक अब हम सेक्शन वाइज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं? 1-2 दिन लगे, फिर अडेप्ट कर गया मैं उसमें। फिर समझ में आ गया कि अब जो है देना है ही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। पहले 200 क्वेश्चन का था, फिर 100 क्वेश्चन का हुआ, अब ये सेक्शन वाइज हो गया। मतलब पेपर के वो तो चेंज होते रहते हैं पैटर्न, बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग ही अडेप्ट करना पड़ता है। जी, मेन डिफरेंस आपको क्या लगा, मतलब लास्ट ईयर और इसमें मेन डिफरेंस, एक कोई एक ईयर दो डिफरेंसेस बताइए कि सेक्शन वाइज में आपको मतलब पहले इजी लगा था या अब ज्यादा इजी लग रहा पहले ऑब्वियसली इजी था, जो मतलब 100 क्वेश्चन करने हैं आपको 90 मिनट के अंदर, तो उसके अंदर आपको ये नहीं था कि मतलब आपको एक सेक्शन है जैसे इस बार, तो उसमें आपको 20 क्वेश्चन में से एक लेके चलना है कि मुझे 20 में से एटलीस्ट 15 करेक्ट करके आने हैं, जिससे मेरे अगर करेक्ट होके 75 भी आ रहे हैं तब भी मैं रैंकिंग में सही होऊंगा। तो मैं उसके हिसाब से था। तो पिछले जो क्वेश्चन का पैटर्न था क्वेश्चन पेपर का, उसमें आप कर सकते थे, मतलब आप रिविजिट कर सकते थे। अगर है? आपने कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दिया, सेकंड क्वेश्चन छोड़ दिया और आप 99 क्वेश्चन पे हो, तो आप रिविजिट करके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देख सकते थे कि अगर ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा मुझे कुछ समझ में आ रहा है, या फिर एलिमिनेशन के ऊपर मैं उसको अटेम्प्ट करना चाहता हूँ या नहीं। हाँ। इस बार वो टोटली पैटर्न जब चेंज हुआ तो वो टोटल जो तरीका था मेरा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, वो मुझे प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर चेंज करनी पड़ी वो। ओके, तो सेक्शन वाइज में आप नहीं जाके पीछे देख सकते हो, ऐसा ऐसा है क्या? हम सेक्शन वाइज ये था कि सेक्शन वाइज में आप जैसे एक सेक्शन एक बार में एक्टिव होगा 1 to 20 क्वेश्चन में, आप उन्हीं 20 क्वेश्चन में देख सकते हो। मतलब आपने 20 क्वेश्चन कर लिए और आपके पास अभी 4-5 मिनट बचे हुए हैं, तो आप रिविजिट करोगे फर्स्ट क्वेश्चन को, फिर आप देख सकते हो। बट अगर आपने 20 क्वेश्चन के अंदर अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन आए आपको, और आप अगले सेक्शन पे चले गए, फिर आप उसको टच नहीं कर सकते सेक्शन 1 को, फिर वो 10 के 10 क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, तो हमारे जैसे नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ में नेशनल लेवल के टेस्ट निकाले थे, उसमें रैंकिंग भी आपको मिलती थी, स्किल असेसमेंट टेस्ट भी थे, तो वो आपने अटेम्प्ट किए वो? जी मैम, मैक्सिमम जो थे मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो वो आपको कितने यूजफुल लगे इस पेपर को, सेक्शन वाइज पेपर को ध्यान पर? मोस्ट यूजफुल उनमें से था जो एनएनएल क्लासरूम पे हुआ था। उसका जो पैटर्न था वो डायरेक्टली सिमिलर था एम्स के पैटर्न के, मतलब वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था। तो उसका आइडिया था कि अगर मैं वो टेस्ट दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं वो मतलब उसी पैटर्न में एम्स के पैटर्न में ही मैं वो टेस्ट दे रहा हूँ। तो थोड़ा फिर जो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मैं इसको दे सकता हूँ ऐसे तरीके से टेस्ट भी, इस पैटर्न में मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन। फिर उसी के अकॉर्डिंग कि अगर मैंने ये दिया है तो मेरी क्या गलतियां हैं, मैंने क्या चीजें गलत करी हैं, तो उसी को फिर मेरा था कि मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान चेंज कर रहा था कि मुझे कैसे कैसे अटेम्प्ट करूंगा।
राइट राइट, तो मतलब आपके लिए वो हेल्पफुल रहा होगा। जी मैम। ठीक है। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, आपने क्या अप्रोच क्या आप लेकर चल रहे थे? लाइक आप एक आपने स्टडी प्लान कुछ बनाया था, किस अप्रोच के साथ? आप वर्किंग के साथ में या नहीं मैम, ओके? मैं फुल टाइम स्टडी कर रहा था। सुपर। सो आप क्या अप्रोच लेके चल रहे थे? कहाँ कहाँ से मटेरियल आपने पढ़ा है और प्राइमरी सोर्स आपका क्या है? मैम मेरा प्राइमरी सोर्स था जो मैंने पोस्ट बेसिक के लास्ट ईयर के अंदर मैंने प्लान सी प्लस बाय करा था एनिमल का। उससे पहले मेरे पास टारगेट हाई की बुक थी, फिफ्थ आई थिंक फिफ्थ एडिशन, फिफ्थ या सिक्स एडिशन था। उससे मैं कैसे क्वेश्चंस वगैरह देखता था, उसके अंदर जो मटेरियल होता है ना वो देखता था। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड ने कहा कि इसी की कोचिंग है एनएनएल, तो वो अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है। तो फिर मैंने कहते हैं प्लान सी प्लस बाय किया और मैंने 2023 के मतलब 2022 के एंड में लिया था प्लान सी प्लस। उसके बाद जितनी भी मतलब जो वीडियोस थी वो सारी मैंने कहते हैं देखी, हैंडमेड नोट्स बनाए उसके। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने नोटपेड 5 अटेम्प्ट किया, उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट हुई। फिर उसके बाद मैंने नोटपेड 6 का जब आया था तब मेरा प्लान खत्म हो गया था। फिर उसमें जो प्लान एमएलबी लाइट हुआ था मैंने वो सब्सक्राइब किया था। ओके, सो दो प्लान एक तरह से आपने करे थे और जी मैम। दोनों के मटेरियल को आपने यूज किया। जी मैम। और सुपर 60 के बारे में सुना था आपने? नहीं मैम, मैंने सुपर 60 का यूज सुपर किया था। 60 भी था जी, उसका भी था कि आप एक मतलब कर सको नॉर्थ सेट की तरफ, वो सुपर 60 था। ओके, सो आपने दो प्लान हमारे लिए थे, जी मैम। प्लान सी एंड प्लान एंड एमएलबी मैथ, राइट? यू। ओके। सो आपके हिसाब से क्या ज्यादा प्रोडक्टिव और फीजिबल रहा हो हमारी ऐप में? कौन सा प्लान? प्लान एमएलबी लाइट ज़्यादा था क्योंकि उसके अंदर एक तो लाइव क्लासेस थी, जितनी मास्टरमाइंड फैकल्टी है सबकी लाइव क्लासेस थी, प्लस जो भी कैसे क्राइटेरिया हैं चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। तो जो फैकल्टी है वो उन चीज़ों को हमको बता देती है, क्योंकि हम हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है कि हम पता कर सके कि वो उस पर्टिकुलर चेंज में मतलब उस पर्टिकुलर फैक्ट में क्या चीज़ चेंज हुई है, क्या वैल्यू चेंज हुआ है। तो जो वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो उस फैकल्टी से पता चला। जो हमारे डाउट थे वो लाइव क्लासेस के दौरान हम पूछ सकते हैं वो डाउट, या अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तो मैं पुट ऑन कर सकता हूँ क्वेश्चन। जी बिल्कुल। और आपने गाइडेड स्टडी प्लान फॉलो किया था या अपना कुछ अलग से बनाया था, पर्सनलाइज्ड? मैम मेरा पर्सनलाइज था कि मुझे किस हिसाब से टॉपिक अटेंड करने हैं, टोटल नंबर ऑफ टॉपिक कितने डेज में देनी है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइडेड बाय डेज। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो डेली गोल होता था कि मुझे इतने टॉपिक करने हैं, उतने मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टारगेट हाई से हो गया, बाकी एनक्लेट की जो बुक्स होती हैं सॉन्डर्स, मॉक्सबिंग, ओमेगा, क्रैन, इन पे। तो कितने आपका आपने कुछ टारगेट रखा था एक दिन में आप कितने जो सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज? हम मेरा उसका जो टारगेट हाई पे टारगेट था वो था 200 क्वेश्चन पर डे का। हर दिन का? ओके। और जो एनक्लेट का था, एनक्लेट में क्योंकि मोस्टली कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्ड है क्वेश्चन के मामले में, तो उसका 100 क्वेश्चन का पर डे का अगर जितने टाइम में भी होते हैं वो करने हैं। बाकी ओमेगा में और क्रैन में जितने मतलब 50-50 क्वेश्चन करते, तो 100 क्वेश्चन सीखते हो गए। ओके ओके। और एक हमारा आया था नॉर्थ सेट 6.0 समिट, वो आपने अटेंड किया था? मैंने भी किया हुआ है। उस टाइम मैं अपने में ही था कि कि जो आप अपना सेल्फ स्टडी करो? जो मेरा गोल है, क्योंकि कुछ दिन ऐसा होता था कि मुझे टाइम कम मिल पाता था हाँ। इसी कारण से। तो फिर वो जो मेरा कितने टॉपिक हैं, जो मेरे क्वेश्चन हैं वो स्टैक ना हो जाए अगले दिन के लिए, तो फिर मैं चाहे रात के सुबह के 5 बजे 6 बजे मैं उनको कंप्लीट करके ही सोता था। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करके रखी स्टूडेंट। जी। जी, और रिवीजन पे भी आपने काफी फोकस किया। जी। ओके। एक हमारा सीबीटी मेगा नेशनल नॉर्थ सेट स्किल असेसमेंट टेस्ट था, वो आपने दिया था? कि मैंने अटेम्प्ट किया सीबीटी का? होगा। हाँ, मैम अटेम्प्ट किया होगा मुझे। इसके अंदर मैंने बहुत सारे टेस्ट थे, मैं बहुत सारे जो टेस्ट थे? अलग अलग जगह के टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा था। ठीक है, मतलब जितने भी टेस्ट थे आप ओवरऑल आपके लिए हेल्पफुल जी मैम। रहे? लाइक हम जी। ये एग्जैक्टली हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके लिए हेल्पफुल थे फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम? जी मैम, टेस्ट हेल्पफुल थे, बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ कि मतलब
जो ग्रैंड टेस्ट थे जितने भी दे रखे थे वो वही पैटर्न के थे, 90 मिनट 100 क्वेश्चन। फिर हम्म, उसके लिए मुझे खुद का स्टॉप वॉच लगा के करना पड़ता था कि 18 मिनट का मैं लगाऊं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, फिर उन 20 क्वेश्चन को जैसा मैंने मेन मेन अटेम्प्ट में तक करना है वैसे ही मैं करूँ उसको। बस जी। थोड़ा सा वो मुझे आगे फील हुआ। हमने जी आगे हमने सीबीटी में उसको मॉडिफाई किया था और जी मैम। नए पैटर्न के हिसाब से किया था। तो नहीं, ये अच्छा फीडबैक है एंड हम उस चीज़ का भी ध्यान देंगे कि हम जो स्टूडेंट को चाहिए और एग्जैक्टली वो प्रोवाइड करें, ठीक है। जी ओके, और कौन सी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आपने रेफर की थी? फिर मैंने जो जो मेरे पास मटेरियल था वो सारा प्लान सी प्लस का और एमएलबी लाइट की जो कहते हैं वीडियोस मैंने कहते हैं माउथ में थे, मेरे पास वही था। और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मैंने कॉन्डर्स की थी, एनक्लेट के जो क्वेश्चन थे क्लिनिकल सिनारियो बेस्ड को लिए कि कैसे जो प्रोसीजर है। नोट्स के लिए कोई मतलब जो कंटेंट है उसे पढ़ने के लिए, नॉट फॉर एमसीक्यूज, कंटेंट के लिए कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक करी, या आपको लगा कि जो प्लान एमएससी प्लान एमएलबी लाइट है उसके वीडियोस इनफ थी? मेडिकल ऐसी लाइन है कि जिसके अंदर आप जितना नॉलेज चाहो ले सकते हो, वो खत्म नहीं होगा। तो अगर मैं कहते हैं मेरा ये था कि अगर मैं कुछ नया सीखने जाऊंगा तो पुराना होगा उसको मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास जितना मटेरियल था उसी को रिवाइज करो, उसी के शॉर्ट नोट बनाओ, उसी के ऐसे जो मेन मेन बुलेट पॉइंट होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं वो बनाओ। ठीक है। सो आपने फोकस किया कि जितना आता है इंग्लिश में उसे अच्छे से कर लूं, जी मैम। और ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप जितना मटेरियल की कमी नहीं है, आप जहाँ पे जाओगे आपको बहुत मटेरियल मिलेगा, लेकिन हमारा ब्रेन उतना ही रिटेन कर सकता है जितना जरूरी है ना। जी ओके। और एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो हमारा अलग से हमने टीचर दिया था, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा है? आपने उस तरह गाइडेंस एंड काउंसलिंग मैंने वो ये की। एक्चुअली नहीं दिया था? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जैसे अब आगे स्टूडेंट्स जो है वो नॉर्सेट के लिए अपीयर होना चाहते हैं, है ना, आपको देखकर ही आज का जैसे इंटरव्यू आपका वो देखेंगे, तो वो कुछ वो सवाल उनके मन में होंगे, उनके लिए आपका मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आप डेली एवरेज टाइम स्टडी के लिए कितना देते हैं? जब मैं नाइट आउल था तो मुझे डेली का मैंने कभी काउंट नहीं किया है, तो नाइट के अंदर ही मेरा 4 AM 5 AM ऐसा हो जाता था पढ़ने। जब मैं 8 या 9 PM पे पढ़ने बैठता था और मेरा 4 AM 5 AM 6 AM तक चले जाता था। अगर मेरे क्वेश्चन रिमेनिंग होते थे, मेरा डेली टारगेट में कोई रिवीजन के टॉपिक्स रह रहे हैं, मैं वो करता था। और सुबह क्योंकि कितने लाइव क्लासेस होती थी हम्म, फैकल्टी की, तो मुझे वो भी देखनी है, उसके जो कहते हैं साथ साथ नोट भी बनाने हैं। फिर बिल्कुल। जो सुबह मुझे कहते हैं टेस्ट वगैरह थे शाम के टाइम होते थे, मेरे को वो भी देने हैं। हाँ, ठीक है, तो आप बेसिकली आप रात को पढ़ेंगे एंड जी 9 बजे शुरू कर देते हैं रफली, ठीक है समझा, इसलिए 9 बजे शुरू कर देता था। 9 बजे और 4 बजे तक, है ना? जी ओके, ठीक है, और दिन में आप लाइव क्लासेस देखते हैं? जी ओके, ठीक है। और अब जैसे नॉर्मली हर ह्यूमन बीइंग के साथ होता है कि जब एग्जाम की डेट पास आ रही होती है तो पेट में कुछ होने लगता है, बटरफ्लाइज आने लगती है, नर्वसनेस एंजाइटी ये सब होने लगती है। हुआ था ऐसा कुछ आपके साथ? बहुत हुआ था वो। ऐसा चीज़ें तो होती भी है, और तो आपको नहीं हो मैंने रही तो वो प्रॉब्लम होती है। अगर आपको नहीं हो रहा फील तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है आपको। एग्जैक्टली, साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। जी मैम। गुड। तो अगर ये एंजाइटी आप मैनेज कैसे करते थे? मैम, मेरा ये होता था क्वेश्चंस को करो, कहते हैं अपना जो टॉपिक है डेली गोल, जैसे डेली गोल मैंने सेट कर रखा है क्वेश्चंस का रिवीजन का, एक तो वो अचीव हो रहा है मेरा, तो उससे फिर एक मिलता था कि हाँ मुझे कहते हैं मैं डेली गोल्स को डेली क्वेश्चंस को मैं अचीव कर पा रहा हूँ, तो वो थोड़ा एंग्जाइटी कम कर देता था मेरा। फिर जो टेस्ट वगैरह होते थे उसके अंदर मेरे कई टेस्ट के अंदर अच्छी रैंकिंग आ जाती थी, तो मुझे फील होता था कि हाँ कहते हैं मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ एग्जाम के लिए टाइम मोटिवेशन पे, आपको मिलती थी कि मोटिवेशन हाँ मिल मैं रही थी। सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? जी ओके, ठीक है। बिल्कुल, एंजाइटी तभी होती है जब आपको लगता है ये भी रह जाएगा मेरा, ये भी रह जाएगा, या मेरी कहीं ना कहीं कमी है प्रेपरेशन में, है ना? जी। जी। तो मेरे पास दोस्त थे, लोग थे जिन जो मुझे गाइड करते थे कि मतलब कि एनजाइटी होगी, कहते हैं लाजमी है एनजाइटी होनी, बट उसको डील कैसे करना वो मेरी हेल्प करते थे हर तरीके से।
बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सपोर्ट बहुत फ्रेंड्स जी और फैमिली वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। जी। ओके। और आप अपनी पर्सनल लाइफ और स्टडी को कैसे बैलेंस करके चलते हैं? मैम क्या काफी चीजें छोड़ी थ्री हैं पर्सनली? लास्ट के 3-4 मंथ मेरी पर्सनल लाइफ टोटली खत्म हो चुकी थी, सोशल लाइफ टोटली खत्म हो चुकी थी। मेरा फोकस सिर्फ यही था कि एग्जाम में रैंक लानी है। तो तो इसलिए मैंने, सब कुछ छोड़ दिया, टीवी और ये फोन, सोशल मीडिया सब छोड़ दिया था? जी मैम, सब छोड़ दिया था। आईपीएल, ये सब सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, गुड। क्योंकि ये जरूरी भी था छोड़ना, और आगे जो स्टूडेंट है वो भी ध्यान से सुन ले कि प्रायोरिटी आपने अपनी प्रिपरेशन को देनी है, ठीक है? Anyone। ओके। सो जैसे आपने बताया कि लास्ट टाइम भी आपने अटेंड किया था और डिसअपॉइंटेड रहे थे, तो उस डिसअपॉइंटमेंट से आप बाहर कैसे निकले, कैसे मैनेज किया आपने उसे? अब मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि उन्होंने ये समझाया कि फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग मैंने अच्छा किया है। तो उन्होंने मेरा कहते हैं मूड को, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट किया था कि कहते हैं मैंने फर्स्ट टाइम के हिसाब से सही किया। जो भी मेरे कहते, क्योंकि लास्ट नोट 5 के अंदर मेरा हाफ ओबीजी रिमेनिंग था, मेरा फार्मा कंप्लीटली रिमेनिंग था, फंडामेंटल्स के मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे टॉपिक थे, मेन मेन मेजर टॉपिक थे जो मैंने सिर्फ फास्ट ट्रैक से देखे थे, डीपली मेरा रिसर्च से काफी कुछ रिमेनिंग था। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि मतलब तूने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग भी अच्छा किया। तो फिर उसी को लेकर मैंने आगे की, मैंने जितने मेरे टॉपिक्स बचे हैं, जितना मेरा कहते कोर्स बचा है, मैं उसको कंप्लीट करूँ। उसके बाद मैं फिर से रिवीजन शुरू करूँ, सारा कुछ पढूं, रिवाइज करूँ, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँ। जो गलतियां मैंने 9 से 5 के अंदर करी, मेंस के अंदर जैसा मैंने गलतियां करी, जो मेजर गलती थी मेरी वो ये था कि मैं अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहा था नेगेटिव को, नेगेटिव मार्किंग। जो क्वेश्चन मुझे लगते कि कंफ्यूजन वाले हैं, मैं अपने कंफ्यूजन के साथ जाता था कि क्या अटेम्प्ट कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। इस बार मैंने 9 से 6 के अंदर वो नहीं किया। अगर मुझे 1% भी कंफ्यूजन है, जैसे मेंस के अंदर मेरे को 4 to 5 क्वेश्चन थे जिसमें मुझे 90% पता था कि ये आंसर है, बट 10% ये था कि क्या पता ये भी हो सकता है, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया क्वेश्चन को। गुड। तो नेगेटिव मार्किंग इस बार आपने कम करी है, ये सीखा आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से? डे वन प्रीलियम्स से नहीं सीखा था, क्योंकि प्रीलियम्स में मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हुई है, इसी कारण से ओके। मैं बेहरली सिलेक्ट हुआ था मेंस के लिए। मुझे ये था कि भगवान ने चांस दिया है, तो जो नेगेटिव मार्किंग है सबसे पहले तो मुझे उसको कंट्रोल करना है, मेरे को अपने हाथ से कंट्रोल करना है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करूं जिसमें मैं कहते हैं 99% में श्योरिटी है बट मैं 1% अनश्योर हूँ कि वो क्वेश्चन गलत कर सकता हूँ मैं, तो मैं उसको ना टच करूँ। हाँ, टच तो बिल्कुल बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी थी वो। और उसमें आप रिजल्ट भी देख रहे हैं कि मिला है आपको उसका। ये मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग से आपका जो रैंक है वो पीछे चला जाता। दो तो प्रथम मैं तो पूछना चाहूंगी कि ओवरऑल आपकी जर्नी और एक्सपीरियंस जो रहा है वो एनएनएम के साथ कैसा रहा? ओवरऑल अच्छा भी था, थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ जब कहते हैं प्रीलिम्स के बाद कहते हैं एनएमएल का यूट्यूब चैनल चला गया, जो एमएलबी की वीडियोस थी, एमएलबी लाइव की, जो मेजर सोर्स था मेरा रिवीजन का, वो हट गया। फिर मेरे पास सिर्फ एक यही बचे थे जो कहते हैं पीडीएफ थे, जो नोट्स थे मेरे पास, वही सेव थे जो कहते हैं मैंने कहते हैं रिविजन किए, रिवीजन किया उनका। हाँ, फिर बाकी ओवरऑल प्लान सी प्लस और एमएलबी लाइव वगैरह अच्छा था। बिल्कुल। सो कोशिश तो हमारी रहेगी कि आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, जो बट स्टिल आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप 5 में से रेटिंग देना चाहेंगे तो कितना देंगे? 4 स्टार। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। एंड एज एन एस्पिरेंट अगर कोई जाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट नॉर्थ सेट के लिए बैठने जा रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहो? हार्ड वही जिससे कहते हैं फैकल्टी नहीं बोली थी कि हार्ड वर्क सभी करते हैं, आप स्मार्ट वर्क करो तो आपको सक्सेस मिलेगा। एग्जैक्टली, राइट। और कैसे करें वो स्मार्ट वर्क, इसमें कुछ टिप्स दे दीजिए अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। इन स्मार्ट वर्क के लिए सबसे पहले जितना आपके पास है मटेरियल उसी को रिवाइज करें, क्योंकि बेसिक मटेरियल वही है, हाँ, उसी में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बन के आते हैं। और एडवांस क्वेश्चंस तो आएंगे तो वो मैक्सिमम किसी को भी नहीं आएंगे, जिन्होंने कहते हैं 10 जगह से भी पढ़ा हुआ उनको भी नहीं आएंगे।
तो ये होगा कि अगर आपके 80% क्वेश्चन आपके अगर कहते हैं मटेरियल के पास, आपके पास जो मटेरियल है उसमें से आ रही हैं, तो आप उन्हीं पे फोकस करो कि आपके जो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं वो 80 के 80 करेक्ट हो। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे होते हैं कि जैसे कई लोग होते हैं कि मैं दिन में 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ। मेरा ये है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ दिन में, चाहे मैं 2 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, अगर वो प्रोडक्टिव है तो फायदा है उसका। बिल्कुल राइट। ये नहीं जैसे मैंने करते, टॉपिक दिखाने के के लिए करते अकॉर्डिंग, हैं। जी मैम, जैसे मैंने अपने टॉपिक को किया कि मतलब कितने टॉपिक्स हैं मेरे को करने हैं, काउंट किए। उसके बाद कितने क्वेश्चन हैं, फिर कितने डेज रिमेनिंग हैं एग्जाम के लिए, फिर उससे डिवाइड करके कि मुझे डेली का टॉपिक का गोल ये है और डेली क्वेश्चन का गोल ये है। तो मुझे डेली गोल दोनों को मिला के चलना है, अचीव करना है दिन खत्म होने तक, ताकि मैं अगले दिन अगले टॉपिक को और अगले क्वेश्चन को तक जा पाऊँ। बिल्कुल राइट। सो आपने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। एक तो आपने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स रखे, डेली गोल्स रखे, उसको फॉलो किया, एंड एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। जी। वो कुछ चीजें हैं जो आगे के एक्सपीरियंस अगर फॉलो करेंगे तो वो भी अचीव कर सकते हैं एक अच्छा रैंक। जी। बिल्कुल प्रथम। सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके प्रथम, एंड आई रियली होप कि ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप ही हुआ आपका सक्सेस का। आगे आप बहुत ज्यादा सक्सेस आप पाएं। एंड जो भी अगर कहीं पे भी आपको जरूरत है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।